कि किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो आप उसके माइंड को कैलकुलेटर बनाइए, ना कि उसके माइंड को ये सिखाइए कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। आपके ऑनेस्टी के 0 के नंबर आपके होंगे, 0 आ जाएं आपके, एक्सेप्टेबल है। पर अगर 10 मार्क्स चीटिंग करके आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे लिए बहुत ही निंदनीय है। टच मतलब कि आप क्वेश्चन से पूछो ये क्या परेशानी है, आप इनको अंकल, चाचा, ताऊ, मामी जो मन में वो बना डालो, पर इनसे पूछो, इनसे बात करो, इनसे कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो। आपको हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं। तो जी आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक इसलिए क्योंकि ये टॉपिक बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और अभी मैं अपने बच्चों के टच में हूँ, तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ एंड वो मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप सुनोगे उसके बारे में तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तभी मुझे लगा कि मुझे आज इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। बिकॉज ऑफ कोरोना बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी ऑनलाइन लर्निंग चल रही है। ऑनलाइन लर्निंग चल रही है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम तो हो रहे हैं पर बच्चे क्या कर रहे हैं वो सुनकर तो सीरियसली मैं बताऊं, मुझे इतना ज़्यादा मैं हर्ट हुई कि बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बच्चे खुद कहाँ लेके जा रहे हैं, जबकि उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस निगेटिविटी को एक कैसे पॉजिटिविटी में हम इसको ले सकते हैं, मैं आज ये बताने वाली हूँ। प्लस मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे हम प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से बोलती हूँ, डोंट फॉलो रट्टाफिकेशन, जस्ट बी प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकली कैसे पढ़ना चाहिए मैं आपको वो बताऊँगी एंड मैं आपको बताऊँगी मैथमेटिक्स हम कैसे प्रैक्टिकली पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे इससे दूर भागते हैं। एंड मेरे पास ये जो बुक है ये 10th की बुक है ICSE बोर्ड की एंड ये मैथमेटिक्स की बुक है। तो मैं आज इसके कुछ चैप्टर्स आपको बताऊंगी कि कैसे हम प्रैक्टिकली पढ़ सकते हैं एंड कुछ सब्जेक्ट भी बताऊंगी कि कैसे हम प्रैक्टिकली पढ़ सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड हो सके तो इसको फॉलो भी ज़रूर करें, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। तो जी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे पढ़ते हैं। अगर मैं खड़ी हूँ तो ये स्टडी से रिलेटेड है, अगर भूकंप आ रहा है तो वो भी स्टडी से रिलेटेड है, अगर मैं वॉशिंग मशीन चला रही हूँ तो स्टडी से रिलेटेड है, मैं माइक्रोवेव चला रही हूँ तो स्टडी से रिलेटेड है, अगर कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है तो वो स्टडी से रिलेटेड है, अगर स्विच ऑन ऑफ हो रहा है वो भी स्टडी से रिलेटेड है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, मैं सबसे पहले आती हूँ मैथमेटिक्स में, जिसको लोग हवा बना देते हैं कि मैथमेटिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि मैं आपको बताऊं, सब्जी बेचने वाला भी मैथमेटिक्स करता है। अब कैसे? अगर वो 50 रुपये किलो आलू लेकर आया है ना, अगर वो 50 रुपये किलो आलू लेकर आया है तो क्या वो 50 रुपये में बेचेगा या उससे थोड़े ज़्यादा दाम में बेचेगा, 55 में बेचेगा, 60 में बेचेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट भी तो चाहिए, है ना। तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो मैथमेटिक्स परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं होता है, वो कह देता है कि मैं अनपढ़ हूँ। इसी तरह फल बेचने वाला, अब अगर कोई बनाना परचेज करने जा रहा है तो वो 12 बनाना ही देगा ना, 13 नहीं देगा ना, क्योंकि एक दर्जन में 12 पीसेज आते हैं। तो उससे कहते हैं भैया 1 दर्जन बनाना दे दो, तो वो आपको 12 पीसेज देता है। तो उसको पता है, उसको नहीं पता है कि वो मैथमेटिक्स कर रहा है, लेकिन वो मैथमेटिक्स ही कर रहा है, उसे आती है मैथमेटिक्स, तभी वो सेल परचेज कर पा रहा है एंड कस्टमर को सेल कर पा रहा है। तो जी अब मैं आ जाती हूँ ICSE की मैथमेटिक्स की बुक में एंड इसका जो पहला चैप्टर है वो है GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये GST कब आया? जब मोदी जी की सरकार आई तब पूरे देश में GST लागू हुआ एंड जब GST आई तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे GST पे करना है, किस तरह से ये लागू होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि किस प्रोडक्ट पे क्या GST लगने वाला है। तो अब उस सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास बुक में है एंड आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और GST होता क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, GST वो चीज़ होती है जो हम कुछ भी हम सेल परचेज कर रहे हैं उसके बाद जो हम GST उस प्रोडक्ट पे जो भी GST लग रहा है वो अमाउंट हम किसको पे करते हैं, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो वो GST होता है। डिपेंड करता है कि GST कौन सा लग रहा है, इंटर स्टेट लग रहा है, इंट्रा स्टेट लग रहा है,
किस प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज जीएसटी लग रहा है, तो उन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं एंड इस चैप्टर में है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एक अपने पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए आप एज ए सीए काम कर सकते हैं। तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि पापा आप इससे जीएसटी पे कर सकते हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी है। तो आपकी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी किसके लिए, और हेल्पफुल रहेगा किसके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए एंड आपके नोन पर्सन के लिए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसको समझा सकते हो कि मैंने अपने बुक में पढ़ा था जीएसटी ये होता है, तो वो भी सोचेंगे अरे वाह बच्चा तो बड़ा टैलेंटेड है। तो यहाँ पे क्या डिफिकल्टी आ रही है आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। अब नेक्स्ट है बैंकिंग। तो अगर आप एजुकेशन लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं, लाइक आप 2 बैंक के पास गए, एक ए बैंक है एक बी बैंक है। जो ए बैंक है वो आपको 10% इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन दे रही है, और जो बी बैंक है वो आपको 12% इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन दे रही है। तो आप किस बैंक से लोन लेना पसंद करोगे, ए वाली बैंक से या बी वाली बैंक से? ऑब्वियस सी बात है आप ए वाली बैंक से लोगे ना, क्योंकि वो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे आपका कम है, एंड जो बी बैंक है वो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो अगर आपने इसको स्टडी कर लिया तो अगर इन फ्यूचर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है, आपको एजुकेशन लोन लेना है, तो आप इजीली ले पाओगे। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम कितना रहता है। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो हम बैंक से ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं। अगर हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं, लाइक अगर हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं मतलब कि हम बैंक से उधार ले रहे हैं। अब मैंने 2 लाख का एजुकेशन लोन लिया तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, 2 लाख। मैंने कितने साल के लिए लिया, मैंने 3 साल के लिए लिया, तो ये हो गया टाइम। एंड कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लिया, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला कि ठीक है 2 लाख का लोन है, इस पर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। इसको कैलकुलेट करके पापा को बता दे कि पापा मुझे इस बैंक से लोन लेना है, बी वाली बैंक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे मांग रही, तो मुझे उससे लोन नहीं लेना है। तो आपके पापा ना बहुत प्राउड फील करेंगे कि मेरा बच्चा मुझे बता रहा है कि मुझे किस बैंक से लोन लेना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, लाइक मेरे पास 1 लाख रुपए हैं एंड मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब कोई बैंक है मुझे 10% इंटरेस्ट दे रही है और कोई बैंक है 12% इंटरेस्ट दे रही है, तो मैं किस बैंक से लूँगी? अब यहाँ पे उल्टा हो गया, मैं किस बैंक में मैंने डिपॉजिट करूँगी? मैं बी वाले बैंक में डिपॉजिट करूँगी क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है। तो अब आप सोचिए आप किस बैंक में जाना पसंद करेंगे, बी वाली बैंक में, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट अब मिलने वाला है, पहले आपको इंटरेस्ट देना था। तो अगर हम बैंकिंग पढ़ लेते हैं तो उसमें क्या डिफ़िकल्टी है, कितना इजी है, एंड आपको इस तरह से पढ़ना। आप क्यों इससे बैंकिंग है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कैसा लगता है नींद आने लगती है बुक खुलते ही। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आप इनसे कांटेक्ट करो, इनको फ्रेंड बनाओ, इनसे दोस्ती करो, इनसे पूछो कि भैया क्या परेशानी है, इनसे मतलब कि आप क्वेश्चन से पूछो भैया क्या परेशानी है। आप इनको अंकल, चाचा, ताऊ, मामी जो मन में वो बना डालो, पर इनसे पूछो, इनसे बात करो, इनसे कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो। आपको सही बता रही हूँ पढ़ाई में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड एक जो 6th चैप्टर है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो जब भी वेरिएबल्स आते हैं मोस्टली स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते हैं ना कि पता नहीं कौन सी चीज़ लिखी हुई है जब XYZ देखते हैं। तो जो अगर मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, लाइक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एंड थोड़ा सा फन भी हो जाएगा, तो आप इसको भी समझिए। लाइक अगर मेरा जो फॉर्मूला है वो है इस तरह से कि x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy। अब ये जो x है और ये जो y है ये हमारे वेरिएबल हैं। आई थिंक दिख नहीं रहा आपको, ये जो हमारा x है और जो हमारा y है ये हमारे क्या है, वेरिएबल हैं। अब मैं अगर इनको यहाँ पे ये लिख दूँ, मामा प्लस मामी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मामा का स्क्वायर प्लस मामी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मामा इंटू मामी। क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं इनको मामा लिखूँ, चाचा लिखूँ, ताऊ लिखूँ, का, ख, ग, घा, ए, बी, सी, डी, ये सिर्फ वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब लाइक अगर मैं बोलूँ x = 2 है ना, या y = 4 है, और मैं बोलूँ मामा = 4 है, मामी = 2 है, तो हमें क्या रखना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इस x की वेरिएबल की जो वैल्यू है
हमें वो यहाँ पुट करनी है। यहाँ एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल कैन बी चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर आप इसको एक्स बोलो, आप इसको मामा बोलो, आप इसको चाचा बोलो, इसको आप चाची बोलो, जो मन में है वो बोलो, लेकिन जो एक्स होता है ये हमारा वेरिएबल होता है एंड इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो कांस्टेंट है, पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर मैं बोलूं मामा प्लस 5 = 6, मामा की वैल्यू निकालिए। यही का मैथमेटिक्स में लिख दूं, x + 5 = 6, x को फाइंड आउट करो। तो मामा को फाइंड आउट करो चाहे x की फाइंड आउट करो, कंसेप्ट वही है कि अगर हमारा प्लस का 5 है तो मामा = 6 - 5। जब प्लस का 5 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एंड इसकी आगे वैल्यू 1। तो मामा की वैल्यू आ गई हमारी 1। इसी तरह से अगर हमारा x है तो 6 - 5 = 1, तो x = क्या आया 1। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मामा हो चाहे मामी हो, चाचा हो, ताई हो, ताऊ हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो ये जो है ये वेरिएबल है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ एंड अभी मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम है उस पर भी वर्क करना है, फोकस करना है। तो बस मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ एंड इस पर चलती हूँ जल्दी से। ये जो सिचुएशन है ना, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को टच में रखना है स्टडी के, तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। तो अभी बच्चों की यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, अब हाफ ईयरली भी होने वाले हैं, पर बच्चे इन एग्ज़ाम्स को इतना ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं एंड गलत हैबिट अडेप्ट कर रहे हैं जो उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाल देगा, क्योंकि वो चीटिंग करने की हैबिट अडेप्ट कर रहे हैं। वो गूगल पे सर्च करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो वो बुक ओपन करके, कॉपी ओपन करके, आंसर शीट ओपन करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि ये जो हैबिट छोटे छोटे बच्चे अडेप्ट कर रहे हैं, लाइक 4th 5th 6th 7th 8th के बच्चे, जिनका फ्यूचर अभी बहुत आगे है। अभी 1 साल कोरोना है, ठीक है, 1.5 साल लग जाएगा वैक्सीन आने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टडी का फ्यूचर ही नहीं है। स्टडी ही ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। एंड अगर ये बच्चे ये इस तरह की हैबिट अडेप्ट कर रहे हैं नकल करने की, तो वो बहुत ही निंदनीय है और मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये अब इस सिचुएशन में मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय वो स्कूल के टीचर हैं, वो कोचिंग के टीचर हैं, वो एज ए पेरेंट्स हैं, एज ए टीचर हैं। और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आ रहा है तो अपनी ऑब्जर्वेशन में बच्चों को एग्ज़ाम करवाएं। और कितना अच्छा मौका है कि बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी टीचर से, ऑनलाइन लर्निंग ले रहे हैं एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, खुद बुक से नोट्स बना सकते हैं। कितना अच्छा टाइम है इन चीज़ों को एनालाइज करने का, अपनी सेल्फ पावर को एनालाइज करने का। बच्चों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड कहीं ना कहीं 10th के बच्चे भी यह चीज़ें कर रहे हैं। आप मतलब एक्सेप्ट करोगे 10th के बच्चे जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो क्या वो वहाँ पे चीटिंग करके एग्जाम देंगे? नहीं ना, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी खुद की ही जो उन्होंने लर्निंग ली है वो उसी बेस पर ही एग्ज़ाम देंगे। तो ये जो चीटिंग का जो क्राइटेरिया चल रहा है बहुत ही गलत है। साथ ही साथ बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करके अपना सम सॉल्व कर रहे हैं एंड वो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसलिए हो रहा है कि बच्चे अटेंटिव रहे, बच्चों को ये ना लगे कि स्कूल नहीं जा रहे हैं तो एग्ज़ाम नहीं होंगे। बच्चे अपने स्टडी के लिए एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए। नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। आपके 100 में 100 नंबर और आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी डिग्री रखी रह जाएगी, कोई नहीं पूछने वाला है। आपके ऑनेस्टी के 0 के नंबर आपके होंगे, 0 आ जाएं आपके, एक्सेप्टेबल है। पर अगर 10 मार्क्स चीटिंग करके आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे लिए बहुत ही निंदनीय है। और जो बच्चे ये कर रहे हैं, ये जो हैबिट अडेप्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ ऑनेस्ट बनो, पढ़ाई के लिए एटलीस्ट ऑनेस्ट हो जाओ। अपने एग्ज़ाम को ऑनेस्टी से दो, नंबरों के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज होगी, नंबर अपने आप आएंगे। आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है लर्न करने का, सीखने का, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का, सेल्फ ऑब्जर्व करने का। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सीखो। मैंने बताया कि कैसे पढ़ना
चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी। मैं बाकी सब्जेक्ट पे मैं अभी नहीं बता पाई कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो अगर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी एंड मैं बताऊँगी। लेकिन प्लीज़ आप ये हैबिट, इस हैबिट को छोड़ो, ऑनेस्ट रहो। आप 0 नंबर लेकर आओ, 0 नंबर वो आपकी ईमानदारी के होंगे, लेकिन 10 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। आपके 10 आउट ऑफ 10 आ भी रहे हैं तो जो स्कूल के टीचर उन्हें पता है कि आपके नंबर किस तरह आते थे और आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको सब पता है, स्कूल वाले टीचर्स को भी सब पता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऑनेस्ट रहोगे अपने स्टडी के लिए तो आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। एंड इस सिचुएशन में पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय वही उनके कर्ता धर्ता हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया चीटिंग मत करो, अपनी ऑनेस्टी दिखाओ, पढ़ाई के लिए एटलीस्ट ऑनेस्ट बनो, और आपका फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। पढ़ाई ही आपको नॉलेजेबल एंड आपको एक पहचान देती है, तो इसके साथ मत खेलो, इसके साथ खिलवाड़ मत करो, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है। तो जी मैं अपनी वीडियो का अंत एक बात से करना चाहूँगी कि किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो आप उसके माइंड को कैलकुलेटर बनाइए, ना कि उसके माइंड को ये सिखाइए कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। तो जी अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट अपडेट ऑन माई न्यू वीडियोस। तब तक के लिए आप सभी को कोमल की तरफ से नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए।